हेलो एवरीवन, मैं आपकी हिंदी अध्यापिका जुड़ चुकी हूँ आपके साथ मैग्नेट ब्रेन्स पे, जहाँ आपको मिलता है हाई क्वालिटी एजुकेशन, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। हम किंडरगार्टन से लेके क्लास 12 तक के सभी कोर्सेज कवर कराते हैं इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए एंड 6 से लेकर के 12 तक हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए। फिर आप चाहे सीबीएसई बोर्ड से हो या फिर यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, दिल्ली बोर्ड या फिर बिहार बोर्ड से हो, आपके पूरे पढ़ाई के पूरे सिलेबस कवर कराने का सिस्टमैटिक तरीके से, वो भी हाई क्वालिटी कंटेंट के साथ मैग्नेट ब्रेन्स हमेशा आपके लिए है। अगर ई बुक या फिर ई नोट्स चाहिए तो भाई लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ओपन कर लें और उसको गो थ्रू कर लें। तो भाई मैं आपकी हिंदी अध्यापिका आद्या मैम हूँ। क्लास 6 के एनसीईआरटी न्यू बुक जो आई है मल्हार, उसके टॉपिक पे हम लोग बात कर रहे हैं। अभी तक हम लोग का पार्ट 5 रहीम के दोहे तक पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है, उसकी व्याख्या। और आज का जो ये वीडियो है ये पूरी तरह से उसके एनसीईआरटी सॉल्यूशन के ऊपर है। तो अगर आपने अभी तक व्याख्या नहीं पढ़ी है तो उस वीडियो को देख लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और ताकि आपके जो हम लोग एनसीईआरटी सॉल्यूशन करें इसमें आपको कोई डाउट ना हो और आपके पिछले वीडियो का भी इसमें रिवीजन हो जाए। तो जल्दी से चलते हैं हमारे पहले प्रश्न की तरफ। नीचे दिए गए प्रश्नों का सटीक उत्तर कौन सा है, उसके सामने सही का निशान बनाइए। तो यहाँ पे पहला जो है प्रश्न है, रहीमन जिह्वा बावरी कह गई सरग पताल, आपू तो कहीं भीतर रही जूत खात कपाल। दोहे का भाव है। ये जो दोहा था, मैंने अगर आपको याद है व्याख्या में मैंने बताया था, इसमें रहीमदास जी कह रहे हैं कि जो जीव है वो तो बावरी है, वो तो पागल है, वो तो खुद कह करके, उसके कहने के अनुसार हम सरग पताल कहते हैं स्वर्ग और नरक को। तो उसके कहे कि हम स्वर्ग में भी जा सकते हैं और पताल में भी जा सकते हैं, और अपने तो कह करके वो मुंह के अंदर रहती है। और उसका प्रभाव कौन झेलता है? जो हमारा कपाल है। कपाल किसको कहते हैं? सर को, या जो हमारा जो सर होता है ना, उसको हम लोग बोलते हैं कि अपना तो जीभ बोल करके अंदर चुपचाप रहती है, और मार कौन खाता है? हमारा सर, जूते से। तो जो रहीम दास जी हैं वो इसको बहुत ही प्यारे तरीके से आपको समझाने की कोशिश किए हैं कि भैया जो बोलो सोच समझ के बोलना, क्योंकि आपने जो बोला है उसका असर आपको कहीं ना कहीं दिखता है और वही आपको स्वर्ग और नरक दोनों जगह ले जाता है। तो इसके देखते हैं जल्दी से ऑप्शन क्या क्या है। सोच समझ कर बोलना चाहिए। भाई देखिए, बोलना तो चाहिए सोच समझ के, लेकिन यहाँ पर तो मुझे नहीं लगता कि ये ऐसा कह रहे हैं। ठीक है, तब तक दूसरा देख लेते हैं। मधुर वाणी में बोलना चाहिए, तो भैया ये तो नहीं है। मधुर वाणी में जरूरी नहीं कि आप जितनी भी चीजें बोलो सब मधुर ही बोलो, हालांकि बोलना चाहिए, लेकिन कई बार कहते हैं ना कि सच कड़वा होता है, तो जब हम सच कड़वा बोलेंगे तो फिर मधुर कैसे होगी। फिर धीरे धीरे बोलना चाहिए, ये भी हमें बोलने के तरीके पर वो नहीं बताए हैं। ठीक है, फिर क्या, सदा सच बोलना चाहिए, तो भैया क्या हमेशा ही सच बोलना चाहिए? क्या ऐसा हो सकता है? ये बात होनी तो चाहिए, लेकिन क्या ये इस दोहे का अर्थ है? तो नहीं भाई, इसका क्या है? सोच समझकर बोलना चाहिए। क्यों? क्योंकि आप जब बोलोगे, जो सोच समझ के नहीं बोलोगे, तो आप वहीं से आप स्वर्ग भी जाओगे, सरग और पताल। कहाँ पे? स्वर्ग और नर्क दोनों जगह जा सकते हो। इसलिए हमेशा क्या करना चाहिए? सोच समझकर बोलना चाहिए। अब बढ़ते हैं प्रश्न 2 की तरफ। सही जवाब, रहीमन देखी बड़ेन को लघु न दीजिए डारी, जहां काम आवे सुई कहाँ करे तलवारी। अब देखिए यहाँ पे इस दोहे में रहीमदास जी ने क्या बोला था कि रहीमन देखी बड़ेन को, रहीमदास जी कह रहे हैं बड़े को देख करके छोटे को हमें नहीं छोड़ना चाहिए। लघु न दीजिए डारी, छोटे को देख करके हमें उसको नहीं छोड़ देना चाहिए, क्योंकि जहां पर काम आवे सुई, जहां पर सुई का काम होता है वहां पर तलवार कुछ नहीं कर सकती है। जहां आपको कपड़े सिलने के लिए सुई चाहिए, या फिर जब डॉक्टर इंजेक्शन लगाते हैं तो क्या कभी तलवार से देखा है इंजेक्शन लगाते? नहीं ना। तो भैया जो सुई है उसका काम तलवार नहीं कर सकता। इसलिए हमें छोटी चीजों को देख करके उसको ये नहीं सोचना चाहिए, उसका तिरस्कृत नहीं करना चाहिए। ठीक है, इस दोहे का भाव है। अब क्या भाव है? तलवार सुई से बड़ी होती है? बिल्कुल नहीं। यहाँ पे भैया ये तो बात गलत है, ऐसा तो है नहीं। ठीक है, ये तो गलत, अरे ये तो हमारा गलत हो गया। सुई का काम तलवार नहीं कर सकती। भाई बात तो सही है, सुई का काम तलवार नहीं कर सकती, लेकिन देखते हैं, अब इसको रोकते हैं।
तलवार का महत्व सुई से ज्यादा है, ये भी नहीं, क्योंकि दोनों का अपना अपना महत्व है। जहां आपको तलवार निकालनी है वहां आपको तलवार चाहिए होगी, जहां सुई चाहिए होगी वहां सुई चाहिए होगी। और क्या है, हर छोटी बड़ी चीज का अपना महत्व होता है। भाई देखिए यहाँ पे ये वाला जो है मेरे हिसाब से ज्यादा सटीक है इस दोहे के अर्थ को समझाने के लिए, ठीक है, क्योंकि ये क्यों नहीं हो सकता, सुई का काम तलवार नहीं कर सकती। ये सुई और तलवार की बात कर रहे हैं, लेकिन एक चीज याद रखिए, जो दोहे हैं वो सुई और तलवार तो उन्होंने एक उदाहरण दिया है, एग्जाम्पल दिया है, वो वास्तविकता में कुछ और कहना चाह रहे हैं। उसके जो भावार्थ है वो यही है कि हर छोटी बड़ी चीजों का अपना अपना महत्व होता है, हमें वो चीज छोटी है या बड़ी है इसको देख करके इसलिए इसको नहीं छोड़ना चाहिए। इसलिए भाई ये वाला जो है ये भी गलत है और हमारा सही आंसर जाता है घ को, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे, इसका घ ही था, हाँ यस सही जा रहा है। अब अपने मित्रों के साथ चर्चा कीजिए और कारण बताइए कि आपने ये उत्तर क्यों चुना। तो आपने क्यों चुना है इसका कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर रिप्लाई करिए। और मैं बता देती हूँ भाई मैंने जो ये चूज़ किया वो क्यों किया, क्योंकि हमने पहला क्या चूज़ किया, क सोच समझ कर बोलना चाहिए ताकि बाद में हाँ, ताकि हमें बाद में पछताना नहीं पड़े, हमें बाद में किसी प्रकार का पछतावा ना हो, ठीक है। दूसरा कारण क्या है, हर छोटी बड़ी चीज का अपना महत्व होता है, अर्थात किसी को उसके रूप, आकार या आर्थिक स्थिति में नहीं आंकना चाहिए, क्योंकि प्रत्येक का अपना अपनी अपनी जगह महत्व होता है। वही बात जो मैंने बताई, हर चीज का अपनी अपनी जगह पे एक इंडिविजुअल महत्व है, इंडिविजुअल इंपॉर्टेंस है। इसलिए हमें कभी किसी चीज के रूप, आकार या फिर वो छोटा है बड़ा है ये सब देख करके हमें उसको तिरस्कृत नहीं करना चाहिए या छोड़ना नहीं चाहिए। तो भाई चलते हैं अब हमारे नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। मिलकर करें मिलान। पाठ में से कुछ दोहे स्तंभ 1 में दिए गए हैं और उनके भाव स्तंभ 2 में दिए गए हैं। अपने समूह पर इन पर चर्चा कीजिए और रेखा खींचकर सही भाव से मिलान कीजिए। तो भैया यहाँ पे दोहे हैं और यहाँ पे उनके अर्थ हैं, जल्दी से हम देख लेते हैं। पहला दोहा, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो, छिटकाए टूटे से फिर ना मिले, मिले गांठ पड़ी जाए। यहाँ पे रहीमदास जी क्या कह रहे थे कि भैया प्रेम का जो धागा है, रिश्तों के धागे को नहीं तोड़ना चाहिए, क्योंकि अगर वो धागा टूट जाता है तो फिर नहीं मिलता, और अगर मिल भी जाता है तो उस पर गांठ पड़ जाती है। तो जल्दी से देखो कौन सा अर्थ इसमें से इस दोहे के लिए सही बैठ रहा है। सच्चे परहित के लिए संपत्ति संचित करते नहीं, सच्चे मित्र विपत्ति या नहीं, ये भी नहीं। प्रेम या रिश्तों, हाँ यहाँ प्रेम की भी बात हो रही है और रिश्तों की भी बात हो रही है। प्रेम या रिश्तों को सहेज कर रखना चाहिए, मतलब पहला का क्या है आपका, अरे क्या हो गया, पहले का आपका है तीसरा वाला, ठीक है। यहाँ पे आपको इसका कीवर्ड भी देखिए आपको दिख रहा है, क्या है कीवर्ड, प्रेम, ठीक है। प्रेम या रिश्तों के धागे की बात हो रही है। चलिए दूसरा है, कही रहीम संपत्ति सगे बनत बहुत बहुरीत, विपत्ति कसौटी जे कसे ते ही साचे मीत। भैया मित्र की बात हो रही है। रहीमदास जी कह रहे हैं कि जब हमारे पास संपत्ति हमारे साथ होती है, हमारे पास धन दौलत सब कुछ रहता है, तो हमारे पास बहुत बहुत तरीके से लोग क्या है मित्रता करते हैं, रिश्ते निकालने लगते हैं। लेकिन विपत्ति के समय, विपत्ति की कसौटी पे जो भी खरा उतरता है वही हमारा सच्चा मित्र होता है। तो यहाँ पे बताइए मित्र की बात किस में कही गई है, यहाँ पे सज्जन परहित के लिए संपत्ति संचित करते हैं, यहाँ पे मित्र की बात नहीं है। सच्चे मित्र, मित्र मिल गया, सच्चे मित्र विपत्ति या विपदाओं में भी साथ रहते हैं। तो भैया दूसरे का क्या है, ये वाला। अब तीसरा, तरुवर फल नहीं खात है, सरवर पियहि न पान, कही रहीम पर काज हित, संपत्ति सचहि सुजान। तरुवर अपना फल खुद नहीं खाता, सरोवर अपना पानी खुद नहीं पीता है। ठीक उसी प्रकार रहीमदास जी कह रहे हैं कि जो परकाज है, जो दूसरों के हित के लिए धन का, संसाधनों का संचय करता है और वक्त आने पे उसको देता है, भाई वही सुजान है, वही बुद्धिमान है। तो यहाँ पे जल्दी से बताइए क्या है, सज्जन परहित, यहाँ पे सज्जन लोगों की बात हो रही है, सुजान। सज्जन परहित के लिए संपत्ति संचित करता है, जो बुद्धिमान लोग हैं वो दूसरों के लिए संपत्ति को, अपने संसाधनों को संचित करके रखता है। तो तीसरे वाले का क्या है, पहला, ठीक है। ये क्लियर है, जल्दी से आप चाहो ये टेबल है, इस टेबल में सही लिखा हुआ है सामने, जल्दी से आप देख करके इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है।
रहीमन धागा प्रेम का क्या है? प्रेम या रिश्तों का को सहेज कर रखना चाहिए। दूसरे का क्या है? सच्चे मित्र विपत्ति या विपदा में भी साथ रहते हैं। और तीसरा क्या है कि सज्जन परहित के लिए संपत्ति संचित करते हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। नीचे दिए गए दोहों पर समूह में चर्चा कीजिए और उनके अर्थ या भावार्थ अपने लेखन पुस्तिका में लिखिए। तो भैया मैग्नेट ब्रेन्स को कैसे पता चलेगा कि आप अपने लेखन पुस्तिका में लिख रहे हैं या नहीं? तो सबसे बेस्ट तरीका है आप जो भी आंसर है कमेंट सेक्शन में लिखिए। ठीक है, आप कह सकते हैं कमेंट सेक्शन हमारा एक तरह का ई लेखन पुस्तिका है कि नहीं? तो उस पर लिखिए ताकि हम भी पढ़ें कि आप चीज़ों को समझ रहे हैं या नहीं। भाई देखिए, पढ़ाना तभी सफल है जब आप उस चीज़ को अर्जित करें, जब आप उस चीज़ को समझ लें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे पहला क्या दिया है? रहीमन विपदा हूँ भली जो थोड़े दिन होए, हित अनहित या जगत में जानी परत सब कोई। अब आपको क्या करना है? इसका अर्थ के बारे में चर्चा करनी है। तो इसका अर्थ मैंने आपको जब बताया था व्याख्या में, नहीं पढ़े हैं तो प्लीज़ उस वीडियो को देख लीजिए ताकि फिर यहाँ आइए, ताकि आपको ये रिकैप हो जाए और फिर आपको पूरे क्लास 6 के एंड तक दोबारा कह सकते हैं कि बहुत ध्यान लगा के पढ़ने की जरूरत नहीं है, 2 बार पढ़ लेंगे सफिशिएंट होगा। फिर क्या है? इसका अर्थ जो है, रहीमदास जी का मानना है कि थोड़े दिन की विपदा भी भली है। अच्छी चीज है कि थोड़े टाइम के लिए विपदा आई। क्यों भाई? देखिए, विपदा तो किसी प्रकार से अच्छी चीज नहीं होती है। विपदा मतलब संकट, परेशानी, वो तो कहीं से अच्छा नहीं है ना। लेकिन रहीमदास जी कह रहे हैं नहीं, वो अच्छा है। क्यों अच्छा है? उसका उन्होंने रीजन दिया है जो हमें यह बता देती है कि संसार में क्या बता देती है कि संसार में कौन हमारा हितैषी है और कौन अहितैषी है, अर्थात कौन हमारी मुश्किलों में साथ देने वाला है और कौन नहीं। रहीमदास जी कह रहे हैं कि भैया जो थोड़े टाइम का संकट आता है, विपदा आती है, बहुत अच्छी चीजें होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? इसलिए होनी चाहिए क्योंकि जो भी प्रॉब्लम आती है वो आपको अपने लोगों का पहचान करा देती है। जो विपदा में आपके साथ है वो हमेशा आपके साथ रहेंगे, इस बात का आपको एहसास दिला देती है। और एक तरह से कह सकते हैं ना कि वो एक यहाँ पे लाइन है ना कि कसौटी, कहाँ गया? जो थोड़े दिन होए, हित अनहित या जगत में जानी परत सब होए। मतलब कि जो भी विपदा आएगी वो थोड़े टाइम के लिए आएगी जरूर, लेकिन वो बता देगी कौन आपके साथ रहने वाला है और कौन आपके साथ नहीं रहने वाला है। जैसे एक और दोहे में उन्होंने केवल मित्र की बताई थी कि जो विपदा की कसौटी पे कसता है वही सच्चा मित्र होता है। ये दोहा भी कहीं ना कहीं रिलेटेड है, लेकिन वहां पे पर्टिकुलर केवल मित्र की बात की गई है और ये दोहे में एक सार्वजनिक तरीके से बोला गया है। ठीक है कि भाई अपने जो परसेप्शन है, अपने नज़रिए को पॉजिटिव रखो। विपदा आई है, अच्छी बात है, आपको ये बहुत अच्छे से पता चल जाएगा कि आप जिसको अपने साथ रख रहे हो, जिसके लिए बहुत कर रहे हो, क्या वो सच में आपका हितैषी है या फिर अहितैषी। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। ख, रहीमन जिह्वा बावरी कह गई सगर पताल। यहाँ पे देखिए रहीमदास जी क्या कह रहे हैं? जिह्वा बावरी, मतलब रहीमदास जी कह रहे हैं कि जो जीभ है, जो आपकी जीभ है, टंग है, वो बावरी है, पागल है। कह गई सरग पताल, वो उसके कहने से क्या होता है? सरग और पताल दोनों में वो जो कहेगी उसके अनुसार आप स्वर्ग भी जा सकते हो। स्वर्ग का मतलब भाई आपको हर चीज अच्छा भी फील हो सकता है, लोगों की वाहवाही मिल सकती है आपके बोलने से ही। और पताल मतलब दर्द या फिर किसी प्रकार के संकट का आपको ऐसे अनुभूति हो सकती है। देखिए क्या है ना, स्वर्ग और पताल एक्चुअली में इसकी फिलॉसफी क्या है क्या नहीं, ये तो भाई मैं नहीं जानती और मैं इस पर टिप्पणी भी नहीं करना चाहूंगी। लेकिन हाँ, क्या होता है जब आपको कोई चीज़ बहुत अच्छा, स्वर्ग का मतलब आपको हर चीज़ बहुत अच्छा मिल रहा है, आलिशान मिल रहा है, आपकी इच्छाएं पूरी हो रही हैं। ठीक है, एक अच्छी लाइफ, और एक जो होता है कह लीजिए एक लग्जूरियस लाइफ, आपको हर चीज़ अच्छा मिल रहा है जो आपके मनोकूल मिल रहा है। और एक होता है पाताल। पाताल मतलब जहाँ आपको कष्ट, पीड़ा, इस तरह की चीज़ों को सामना करना पड़ रहा है। तो ये तो आपके रियल लाइफ में जीते जी भी होता है ना। कौन कहता है कि भैया स्वर्ग और पाताल आपको मरने के बाद ही महसूस होता है? यहाँ पे भी वही बोल रहे हैं कि आप जो जीव आपकी जो है उसके कहे से, मतलब आपकी वाणी से
आप लोगों को प्रिय भी हो सकते हैं और अप्रिय भी हो सकते हैं, मतलब उनके दुश्मन भी बन सकते हैं और दोस्त भी बन सकते हैं। अगर आप दोस्त बनते हैं तो आपको हर चीज चारों ओर अच्छा अच्छा भी मिलेगा, स्वर्ग वाली फीलिंग आएगी, और अगर नहीं बनते हैं तो ये जिह्वा के चक्कर में ही आप क्या हो सकते हो, आप मतलब कि आप नरक की ओर भी जा सकते हो, मतलब आपको कष्ट भी हो सकता है। ठीक है, अब इन्होंने ये बात को कितने अच्छे तरीके से एक लाइन में समझा दिए। आपू तो कहीं भीतर रही, अपने तो कह करके भीतर रहेगी। भीतर कहाँ रहेगी, मुंह की, क्योंकि भाई कोई आएगा, आपने किसी को कुछ बोला तो वो आ करके आपको नहीं मारेगा, जीभ खोल करके जीभ को नहीं थप्पड़ लगाएगा। कहाँ मारेगा, आपके बॉडी पे मारेगा, पीठ पे मारेगा, सर पे मारेगा। तो ये वही बात कह रहे हैं, आपू तो कहीं भीतर रही, अपना तो कहकर भीतर रहेंगी, जूत खात कपाल। और जूती कौन खाता है, जूता कौन खा रहा है, आपका सर, कपाल सर को कहते हैं। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। तो अब इसका भाई अर्थ अगर यह लिखा हुआ है शाब्दिक तौर पे, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। रहीमदास जी का कहना है कि हमारी जीभ बिल्कुल बावरी अर्थात पागल जैसी होती है, सच में है भी। यह कई बार ऐसा कुछ बोल देती है कि कपाल को जूती खाना पड़ता है, अर्थात मनुष्य को पछताना पड़ता है। इसीलिए भैया बोला जाता है बहुत सोच समझकर बोलिए। आपकी बात किसी को बहुत खुश भी कर सकती है और वहीं किसी को बहुत दुखी भी कर सकती है, तो दोनों का बैलेंस करके चलिए, बहुत सोच समझ के बोलिए ताकि आपको पछताना ना पड़े। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सोच विचार के लिए। ठीक है, आइए सोचते हैं और विचार करते हैं। दोहों को एक बार फिर से पढ़िए और निम्नलिखित के बारे में पता लगाकर अपनी लेखन पुस्तिका में लिखिए। क्या लिखना है इसका, जो भी आप इसको पढ़िए और इसके बारे में नीचे आप उत्तर लिखिए। रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो छिटकाए, टूटे से ना मिले मिले गांठ पड़ी जाए। इसका मैंने आपको जो दोहा है इसका अर्थ मैंने आपको, ये इसका अर्थ मैं आपको बता दे रही हूँ, फिर आगे बढ़ रही हूँ। इसका जो अर्थ है मैंने आपको बताया था कि रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो छिटकाए। रहीमदास जी कह रहे हैं कि जो धागा है प्रेम का उसको मत छिटका, उसको मत तोड़ो। क्यों नहीं तोड़ो भाई, क्योंकि टूटे से फिर ना मिले। अगर एक बार वो धागा टूट गया, वो चटक गया वो धागा, तो फिर वो दोबारा नहीं जुड़ता। और यदि आपने मेहनत करके उसको जोड़ भी लिया ना तो उसमें गांठ पड़ जाती है जो कभी भी नहीं हटती। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, इस दोहे में मिले के स्थान पर जुड़े और छिटकाए के स्थान पर चटकाए शब्द का प्रयोग भी लोक में प्रचलित है। देखिए, मैंने आपको याद हो अगर वो वीडियो में मैं जब आपको पढ़ा रही थी तो मैंने आपको यहाँ पे छिटकाए की जगह चटकाए पढ़ाया था। ठीक है, वो इसीलिए क्योंकि अगर आपके एग्जाम में ये आ जाता है, छिटकाए की जगह चटकाए आता है और मिले की जगह जुड़े आता है, तो भैया कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा, क्योंकि अर्थ दोनों का वही है पर भाषा चेंज हो जाती है। जगह जगह हम बोलते हैं ना एक चीज के अलग अलग जगह बोल बोल के ना उसके स्थानीय जो परिस्थिति है उसके हिसाब से चीजें बदल जाती हैं। यहाँ पे भी वही है। एक्चुअली में अगर ये जो दोहा है जो लोक प्रचलित है वो ये है कि रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़िए चटकाए, मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े जुड़े गांठ पर जाए। तो भैया ये जो दोहा है ये भी वही मतलब कर रहा है, क्योंकि चीजें वही हैं। यहाँ पे जुड़े शब्द का प्रयोग है। हाँ, और ऊपर में क्या लिखा था यहाँ पे अगर आप ध्यान दें, यहाँ पे क्या है, मिले, ये मिले हैं वहां पे वो जुड़े हैं। ठीक है, और यहाँ पे छिटकाए है वहां पे चटकाए है। देखिए दोनों में बहुत छोटा सा अंतर है, मैं वो भी बता देती हूँ। छिटकाए जो होता है ना, रस्सी कभी छिटकती नहीं है। ठीक है, छिटकते क्या है, रिश्ते, जो ऐसी चीजें जो कि कहते हैं ना कि रिश्ते छटक गए, खट्टे हो गए, वैसे हम मुहावरे का प्रयोग करते हैं ना। तो यहाँ पे इसलिए यहाँ पे जो बात हुई है रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो छिटकाए, यहाँ पे उन्होंने रिश्तों को बहुत ही महत्व देते हुए सारी बातें रिश्तों के अनुसार ही कह दी है। रहीमदास जी कह रहे हैं जो प्रेम का धागा है उसको मत तोड़ो, रिश्तों के धागे को बिल्कुल मत तोड़ो, टूटे से फिर ना मिले मिले गांठ पड़ जाए, क्योंकि जो रिश्तों के बीच में अगर दरार आ जाती है तो फिर वो नहीं जुड़ पाती। ठीक है, छिटकना, क्योंकि यहाँ पे रिश्तों से सीधा सीधा मतलब किया गया है। लेकिन इस दोहे में रहीमन धागा प्रेम का, रहीमदास जी कह रहे हैं जो प्रेम का जो धागा है मत तोड़ो, उसको चटकाइए नहीं, मतलब अचानक से उसको जोर लगा के तोड़िए नहीं,
यहाँ पे धागे की भी बात की गई है, ठीक है। वो तो बताया है कि प्रेम रूपी धागा है, लेकिन एक्चुअल में बात किसकी हुई है? धागे की। धागे को मत तोड़िए, टूटे से फिर ना जुड़े। अगर धागा एक बार टूट गया तो फिर नहीं जुड़ेगा, और जुड़ता है तो गांठ पड़ जाती है, ठीक है। यहाँ पे जो कह लीजिए कि जो एक जो इंपॉर्टेंस दी गई है वो धागे पर दी गई है। फिर बताया गया है कि नहीं, ये जो धागा है ये प्रेम की बात हुई है, ऐसे धागा जो प्रेम से बंधा हो। और वहां पे कि रिश्ते छिटकते हैं, इसलिए रिश्ते की बात जब छिटकाया वर्ड यूज किया है तो वो पूरी तरह से रिश्तों की बात की गई है। हालांकि अर्थ दोनों का लगभग सेम ही है, कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा इसकी व्याख्या में, ठीक है। खाली शब्दों का प्रयोग किया गया है। आगे क्या बोलते हैं? इसी प्रकार पहले दोहे में डारी के स्थान पर डार, तलवारी के स्थान पर तलवार, और चौथे दोहे में मनुष्य के स्थान पर मानस का उपयोग भी प्रचलित है। ऐसा क्यों होता है? उनका प्रश्न बहुत ही प्यारा है कि बताइए। देखिए, कई बार क्या होता है, जैसे मनुष्य है, मनुष्य की जगह यहाँ पे मानस लिखा है, कई जगह मानस लिखा है, कई जगह मानव लिखा है, अलग अलग तरह के शब्द होते हैं। तो ऐसा क्यों होता है, इसका रीजन आपको देना है। ये चीज आपको समझ में आ गई ना कि अर्थ दोनों का सेम है, चाहे हम वहां पे डारी बोलें या डार बोलें या तलवारी बोलें या फिर तलवार बोलें, इक्वल वहां पे बात उसी तलवार की हो रही है, बस शब्दों का थोड़ा बहुत हेरफेर है। तो ऐसा हेरफेर क्यों किया जाता होगा? तो भैया देखिए, भाषा में समय, ये चीज, एक मिनट, इसको बहुत ही ध्यान से आप चाहो तो लिख लो। समय, एक मिनट, पहला है समय, दूसरा है क्षेत्र। शब्द में बदलाव स्वाभाविक है। समय और क्षेत्र के साथ शब्दों में बदलाव स्वाभाविक है। टाइम के अकॉर्डिंग चीजें बदल जाती हैं। पहले कुछ और बोले जाते थे, आज के टाइम तक आते आते वो शब्द बहुत ही अलग हो गए हैं। फिर क्षेत्र का भी अंतर आता है, कई लोग इसको कुछ और बोलते हैं, कोई चीज को, कोई क्षेत्र में उसी चीज को कुछ और नाम दिया जाता है। आप इससे बहुत ही कह सकते हैं, बहुत ही क्लोज होंगे, समझ में आता होगा आपको ये वाला जो पॉइंट है, यह स्थानीय विविधता। देखिए, विविधता है कौन सी है? स्थानीय विविधता, मतलब जो रहने की जो ये डाइवर्सिटी है, भाषाई परिवर्तन, भाषा का जो परिवर्तन होता है, और सांस्कृतिक प्रभावों का परिणाम है। किस किस चीजों का प्रभाव पड़ता है? देखिए, अब मान लीजिए कि गोलगप्पे लेते हैं, ठीक है, सभी को बहुत पसंद है, मेरे को तो मुंह में पानी आ गया। खैर, गोलगप्पे जो होते हैं उसके अलग अलग जगह अलग अलग नाम है। आप झारखंड बिहार साइड जाएंगे तो वहां पे उसको पुचका कहते हैं, ठीक है, कई जगह फुल्की कहते हैं, कई जगह उसको, अब आजकल कल्चर है भाई, उसको कई लोग वाटर बॉल्स भी कह देते हैं, कई लोग उसको गोलगप्पे, बताशे, अलग अलग नाम है। तो ये नाम क्यों है? क्योंकि हर जगह का उसको अलग तरीके से बोला जाता है, ठीक है। कई जगह नेनुआ बोला जाता है सब्जी में, यहाँ पे कई जगह एमपी इस साइड में गिलकी बोलते हैं, बिहार में अलग अलग जगह पे उस चीज का अलग अलग नाम है, ठीक है। और पहले चीज ये हो गई स्थानीय विविधता, समझ गए। भाषाई परिवर्तन, देखिए, भाषाई परिवर्तन का मतलब होता है कि जो हिंदी है ना, वो हमारी इतनी बड़ी कह लीजिए सागर है कि वो हर चीज को अपने में समेट लेती है। आप, अगर आपको लगता है आप हिंदी बोलते हैं तो भैया आप गलत बोलते हैं, क्योंकि हम लोग एक्चुअल हिंदी बोल ही नहीं रहे हैं, क्योंकि आपकी बोलचाल की भाषा में आपको कई ऐसे बहुत ढेर सारे शब्द मिल जाएंगे जो कि हिंदी के हैं ही नहीं। हिंदी में उर्दू भी है, अंग्रेजी भी है, सबको मिक्स करके अपने अंदर समा लिया है कि ठीक है भैया रह लो, एडजस्ट कर लो। अब हमने बोला एडजस्ट इंग्लिश शब्द है, ठीक है, इस्तेमाल उर्दू शब्द, अलग अलग तरह के शब्द हैं जो हमने सारे हिंदी में मिक्स कर रखे हैं, ठीक है। तो भाषा का ये परिवर्तन, ये खिचड़ी बन चुकी है एक तरह से। एक्चुअल हिंदी नहीं है, हम इंटरनेट बोलते हैं, पर क्या एक्चुअल इंटरनेट हिंदी शब्द है? नहीं भाई, ये अंग्रेजी का शब्द है। हमारे देश में क्या हुआ है, बहुत तरह के लोग आके हम पे राज किए हैं, अंग्रेजों ने, इस्लामिक कल्चर ने, बहुत तरह से। तो सबके अलग अलग शब्दों को जो खिचड़ी बन जाती है वो हमारी आज की जनरेशन के पास है, ठीक है। और आज की जनरेशन के पास तो भाई इंग्लिश एक नया टर्म आ गया है कि नहीं? तो यहाँ पे ये जो भाषाई का जो परिवर्तन हो रहा है, ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है जो कि इस तरह के जो शब्द अलग अलग प्रयोग हुए हैं उसके लिए।
और सांस्कृतिक प्रभाव। देखिए सांस्कृतिक प्रभाव को हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि मान लीजिए कि जैसे आप हैं, आपके कल्चर में किसी एक चीज का एक अलग ही नाम होगा, अलग तरीका होगा दर्शाने का, और फिर किसी और के कल्चर में वही चीज होती है, रीति रिवाज वही है, सांस्कृतिक जो हमारी गतिविधियां हैं वो वैसे ही रहती है, पर थोड़ा सा अलग हो जाता है। ठीक है, तो उसके कारण भी ये इस तरह के शब्दों में बहुत बदलाव आता है। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए एक उदाहरण मैं आपको देती हूँ, एक शब्द है अग्नि। ठीक है, पर क्या आपने आज का आम बोलचाल की भाषा में आपने कभी सुना है कि अरे वो अग्नि से जल गया? नहीं। अरे अग्नि लगी है नहीं बोलते, हम क्या बोलते हैं? आग लगी है कि नहीं? तो ये जो परिवर्तन है अग्नि से आग का, और भी ऐसे ऐसे तमाम शब्द हैं जो कि पहले कुछ और बोले जाते थे और आज कुछ और ही बोले जाते हैं। नए नए शब्द हम लोग सुनते हैं, वेस्टर्न कल्चर को अपनाते हैं, तो भैया बहुत सारी चीज़ों का अंतर आता है। ठीक है, अब एक और चीज़ है कि ये चीज़ें दोहे में क्यों प्रयोग की गई हैं, तो भैया यहाँ एक और छोटा सा पॉइंट है, मुझे जो ऐसा लगता है कि यहाँ पे ये तुकबंदी करने के लिए, ताकि जो अंतिम के स्वर है ना वो आपके मिल जाएं तो अच्छा लगेगा। जैसे चटकाए जाए, ये जो आय का है ना ये वाला, तो वो मिलने में सुनने में अच्छा लगता है। ठीक है, तो भैया ये इसकी स्टोरी कुछ ऐसी ही है, इसीलिए हम ऐसे शब्दों को क्या करते हैं, उपयोग में लाते हैं। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, अब बढ़ते हैं आगे। अब इसका ये तो प्रश्न क था, अब इसका प्रश्न ख क्या है? इस दोहे में प्रेम के उदाहरण में धागे का प्रयोग ही क्यों किया गया है? क्या आप धागे के स्थान पर कोई अन्य उदाहरण सुझा सकते हैं? अपने सुझाव का कारण भी बताइए। तो भैया यहाँ पे क्या बोला गया है? रहीमन धागा प्रेम का। ठीक है, तो यहाँ पे प्रेम किससे बोला गया? धागे से। ठीक है, धागे से तुलना की गई है प्रेम की। तो क्यों की गई है? क्या आपने सोचा? क्योंकि उन्होंने जो उसके बाद जो उदाहरण दिया है वो ये दिया है कि भैया वो धागा जैसे एक बार टूट जाता है तो फिर जब हम उसको जोड़ते हैं तो उस पर गांठ पड़ जाती है। ठीक है, पहले तो जोड़ना मुश्किल है और जब आप बहुत कोशिश करोगे तो वो जोड़ने के बाद भी उस पर गांठ पड़ जाती है। तो धागे में हमें ये चीज बहुत अच्छे से दिख जाती है, इसलिए यहाँ पे धागे का प्रयोग किया गया है। अब धागे के बाद और ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जिसका प्रयोग आप कर सकते हैं? आप अपने सोच के हिसाब से कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइए, ऐसी क्या क्या चीजें हैं जो अगर एक बार टूट गई तो उसको जोड़ना फिर मुश्किल होता है। बेसिक उनका मतलब यही है। अब ये चीज आप सोचिए भाई, यहाँ पे कुछ ऐसे 3 मैंने लिखे हुए हैं, बाकी आप और कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। कागज, भाई जैसे कागज एक बार फटा तो सही से जुड़ना मुश्किल होता है, वैसे ही प्रेम टूटने पर पहले जैसा नहीं होता। भाई मैंने कागज क्यों बोला है? इसलिए बोला है, कागज का प्रयोग यहाँ पे इसलिए किया गया है क्योंकि जैसे कागज पे एक बार पेपर फट गया फिर उसको जोड़ना बहुत मुश्किल होता है, और फिर आप चाहे कितनी भी कोशिश कर लो टेप से अच्छे जोड़ने की, उस पे वो जो दरार होती है वो हमेशा रहती है, वो नहीं हट सकती। ठीक है, इसलिए भाई मेरे को लगता है जैसे धागा है वैसे ही हम कागज का भी प्रयोग कर सकते हैं। फिर बाल की समस्या लड़कियां तो समझ ही सकती हैं। चलो, जैसे बाल एक बार कट जाने पर फिर से पुराने रूप में नहीं आता, वैसे ही टूटे हुए प्रेम को पहले जैसे नहीं बनाया जा सकता। देखिए यहाँ पे बाल को 2 तरह से भी आप यूज कर सकते हैं। अगर बाल टूट गया तो क्या आप वो बाल को दोबारा सर पे जोड़ सकते हो? नहीं। या फिर आपने बाल को कटवा लिया तो क्या जो बाल कट गया है आप उसको फिर से लगा के या उसी प्रकार से फिर से आ सकते हो? नहीं, उसमें टाइम लगता है, और आप भले कितना भी आप एक ही हेयर कट करो, हर बार थोड़ा ना थोड़ा अंतर जरूर आता है। ठीक है, तो यहाँ पे बाल से ये मतलब था। फिर तीसरा है कपड़ा। जैसे कपड़े पर लगे छेद को पूरी तरह ठीक करना कठिन होता है, वैसे ही प्रेम के टूटने पर उसे पूरी तरह से वापस पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। जैसे मान लीजिए कि आपका कोई फेवरेट कपड़ा है, ठीक है, आप उसको बहुत पहने, फिर वो फट गया, उसमें छेद हो गई, तो क्या वो जो छेद हुई वो आप कितना भी उसको बनवा लो, रफू करवा लो, सिल लो, पर क्या फिर भी वो पहले की तरह रह सकता है? नहीं, कहीं ना कहीं वो फट ही जाता है, उसको पूरी तरह से ठीक नहीं किया जा सकता। ये
तो थे कुछ। अब आप हमें बताइए कि आपके पास ऐसे और कौन कौन से एग्जाम्पल्स हैं। कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा कि जो एक बार खराब हो जाती है आप उसको फिर से ठीक नहीं कर पाते। बेसिक ये चीज सोच करके अब आप लिखिए, ठीक है। फिर है दूसरा, तरुवर फल नहीं खात है, सरुवर पियहि न पान, कही रहीम पर काज हित, संपत्ति सचहि सुजान। यहाँ पे जो रहीमदास जी हैं उन्होंने पहली लाइन में ये बोला है कि तरुवर फल नहीं खाते। जो तरुवर है वो फल नहीं खाता है, अपना खुद का जो फल है वो पेड़ नहीं खाता है। और सरोवर पियहि न पान, और जो समुद्र है, जो तालाब है, वो अपना पानी खुद नहीं पीता है, वो दूसरों के लिए, परोपकार के लिए करता है। भाई पेड़ किस लिए करता है? दूसरों के लिए। सरोवर किसके लिए करता है? दूसरों के लिए। कही रहीम पर काज हित, उसी प्रकार रहीमदास जी कह रहे हैं जो दूसरों पर मतलब दूसरों काज मतलब काम, और हित जो दूसरों के काम में आने के लिए क्या संपत्ति सचें, जो संपत्ति को, जो धन को, या कह लीजिए उसके जो रिसोर्सेस हैं, अपने जो संसाधन हैं, उसको संचित करके दूसरों का परोपकार करता है, वही सज्जन है, वही सुजान है, वही बुद्धिमान है। ठीक है, ये इस दोहे का अर्थ था। इस दोहे में प्रकृति के माध्यम से मनुष्य के किस मानवीय गुण की बात की गई है? भैया बताइए। जैसे यहाँ पे उन्होंने प्रकृति के माध्यम से, तरोवर क्या है? पेड़ क्या है? प्रकृति है। समुद्र क्या है? तालाब, ये क्या है? भी प्रकृति का अंग है। तो जैसे उन्होंने उसकी तुलना की है, मनुष्य के किसी मानवीय गुणों की बात की गई है। भाई इस चीज से मतलब परोपकार, परोपकार किसका गुण है? एक तो प्रकृति का है, साथ ही ये मानवता में भी होनी चाहिए। तो जैसे ये कंपैरिजन किया है, क्या ये कह रहा है कि आप और भी ऐसे उदाहरण ला सकते हैं जो प्रकृति है, प्रकृति से हमें और क्या क्या सीख सकते हैं? ऐसी और क्या क्या चीजें हैं जो प्रकृति हमें सिखाती है? तो भैया देखिए, यहाँ पे आपको ऐसा सोचना पड़ेगा कि हर चीज को देखिए और पहले समझिए कि प्रकृति जो है वो आपको क्या क्या सिखाती है। जैसे हमने एक वो पढ़ा था ना, केवल पढ़ने के लिए वह चली हवा, वह चली हवा, उस पे भी आपको याद होगा कि वो प्रकृति की बात कर रहे हैं कि हवा को हमने नहीं देखा, लेकिन हाँ पत्तों ने तो देख लिया, वरना वो खुशी मनाते क्यों? तो भैया वो खुशी मना रहे थे पत्ते। चाहे कोई भी विपदा हो, हमें खुश रहना चाहिए, उसमें भी हमने आपको बताया था। यहाँ पे भी यही बात बोल रहे हैं कि आप बताइए कि आपकी नजर में हम और क्या क्या चीजें हैं जो हम प्रकृति से सीख सकते हैं। ठीक है, तो भैया ये है कुछ पॉइंट जो मुझे लगता है कि मेरे हिसाब से हम सीख सकते हैं। इस दोहे में प्रकृति के माध्यम से उदारता और परोपकार की बात की गई है। ये पहले प्रश्न का आंसर ये यहां तक का। ठीक है, इसमें किस किस की बात की गई है? उदारता और परोपकार की। ठीक है, दूसरे में क्या है? प्रकृति से हम और गुण भी सीख सकते हैं। कौन कौन से गुण सीख सकते हैं? जैसे पहला यहां पे क्या है? सागर के भांति अपने हृदय को विशाल बनाना चाहिए। जीवन में अच्छे बुरे जिन भी घटनाओं का सम्मान हो, उन्हें गहराई से अपने अंदर समेटना चाहिए। भाई देखिए, चाहे अच्छी सिचुएशन हो, चाहे बुरी सिचुएशन हो, जो भी समुद्र में जो भी है वो चीजें बहुत गहराई से, समुद्र की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? वो गहरा है, और उसकी गहराई में हम जितना उतरेंगे हमें और अच्छा, मोती, ये सब चीजें कहाँ आपको मिलेंगी? समुद्र की गहराई में। तो भाई चाहे अच्छी चीजें हो चाहे बुरी चीजें हो, समुद्र अपने अंदर उसको ले लेता है। ठीक है, इसी प्रकार हमें भी अपने जीवन के हर अच्छे बुरी जो भी चीजें हैं उसका हमें सामना करना चाहिए, और उसको ये नहीं कि हमें मतलब केवल अच्छी चीजें लेनी चाहिए, गंदी चीजों को हटा देनी चाहिए। हर चीज को अपने आप को इतना पेशेंस बनाओ, इतना विशाल बनाओ कि भाई हम हर चीज को अपने अंदर समेटने की शक्ति रखते हैं। ठीक है, दूसरा क्या है? पहला हमने लिया सागर से, दूसरा लिया है पर्वत से। पर्वत से हम क्या सीख सकते हैं? पर्वत के भांति अपने विचारों को दृढ़ रखना चाहिए। भाई जैसे पर्वत एक दृढ़ संकल्प के साथ खड़ा है, वो हिलडुल नहीं करता, ठीक उसी प्रकार हमें अपने विचारों को भी दृढ़ता के साथ रहना चाहिए। हमें अपने जो भी हम सोच रहे हैं उसके पे हमें दृढ़ रहना चाहिए। नहीं, हम ये चीज कर सकते हैं, हमें मतलब ऐसा कि नहीं आज इस पे कल उस पे नहीं होना चाहिए। ठीक है, फिर है तीसरा क्या है भैया? तीसरा कंपैरिजन हमने किया है नदियों से। किससे? नदियों के जल के भांति निरंतर आगे बढ़ना चाहिए। भाई जो हमारे नदियों का जो जल है वो ऊपर से बहती है नीचे तक,
तो भैया वो कभी ऐसा नहीं होता है कि वो पीछे की ओर जा रही हैं। भाई उनको जहां जगह मिल रही, जहां रास्ता मिल रहा है, वो रास्ता खुद बनाते हुए निकल जाती हैं। उसी प्रकार हमें भी अपने जीवन में भले कितने भी संकट आए, जैसे अब देखिए नदी आ रही है, नदी के आते आते बीच में पत्थर पड़ेगा, पत्थर पड़ेगा तो क्या वो वहां रुक जाएगी? नहीं, वो फिर बगल से रास्ता बना के निकल जाएगी, या फिर पत्थर को लेके अपने साथ साथ निकल जाएगी। उसी प्रकार हमें भी अपने जीवन में निरंतर आगे बढ़ना चाहिए। चलते चलते ये नहीं होना चाहिए कि अगर हमें परेशानी आई तो हम वहां रुक जाए। आगे बढ़ो, जहां से रास्ता मिले वहां से निकल जाओ, और या फिर वो परेशानी को लेके आगे बढ़ो, पर रुकना नहीं चाहिए। हमें ये प्रकृति सिखाती है। फिर नेक्स्ट है शब्दों की बात। आइए अब करते हैं शब्दों की बात। वो क्या है? हमने शब्द को नए नए रूप जाने और समझे। हमने भैया शब्दों के नए नए रूप जाने और समझे। हाँ ठीक है, अब कुछ करके देखें। अभी तक उन्होंने हमें जन्मा तो दिया, अब वो टेस्ट ले रहे हैं कि देखते हैं करते हैं कि नहीं। क्या है भाई? शब्द संपदा। नाम कितना अच्छा है ना, शब्द संपदा। चलिए, कविता में आए कुछ शब्द नीचे दिए गए हैं, इन शब्दों को आपकी मातृभाषा में क्या कहते हैं? तो भैया आपको बताना है जो आपकी मातृभाषा है उसको, उसमें इन जो शब्द दिए हैं उसको क्या कहते हैं। हर की अलग अलग चीजें होती हैं, इसलिए ठीक है। तो आइए लिखिए, देखते हैं। पहला है तरुवर, फिर दूसरा है विपत्ति, तीसरा छिटकाए, फिर सुजान, सरवर, साचे, कपाल। ये है कुछ शब्द जो कि आम बोलचाल की भाषा में इसको बोला जाता है। अब आप मुझे ये बताइए, दोहे में प्रयोग हुए हैं, आप जहां रहते हो, आपके इलाके में आप किस जगह से, और वहां पे इन शब्दों को क्या बोलते हैं? ठीक है, तरुवर का हमने अर्थ आपको बताया था, पेड़। तो आपकी नजर में क्या पेड़ बोलते हैं, वृक्ष बोलते हैं, अलग अलग चीजें होती है, तो आप बताइए उसको क्या बोलते हैं। ठीक है, ये एक टेबल है, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं बताती हूँ। ओके, यहाँ पे पहला है तरुवर। तरुवर का क्या है भाई? मैंने ये तो वो लिखा है जो मैंने सुना है, मैंने मतलब लोगों से सुना है ये चीजें। भाई तरुवर हमारे यहाँ क्या बोलते हैं? पेड़ बोला जाता है। विपत्ति, कष्ट, हमें बहुत कष्ट हो रहा है। ठीक है, फिर क्या है यहाँ पे? विपत्ति का कष्ट कह सकते हैं, परेशानी भी बोल सकते हैं। फिर है छिटकाए, छिटकाए मतलब तोड़ना। ठीक है, फिर है सुजान, सुजान कहते हैं सज्जन को। वो कहते हैं ना बहुत सुजान है, मतलब सज्जन है, हमारे यहाँ सिंपल से बोलते हैं सज्जन है, बहुत सज्जन इंसान है। सरवर, तालाब को कहते हैं। ठीक है, सरवर का मतलब होता है तालाब, ऐसी जगह जहाँ पे पानी इकट्ठा हो। ठीक है, क्योंकि तभी वो बोल रहे हैं ना कि वो अपना पानी खुद नहीं पीता, जहाँ पे पानी इकट्ठा हो उसको बोलते हैं। तो यहाँ पे तालाब को भी हम लोग बोलते हैं, कई जगह समुद्र भी बोलते हैं। साचे, इसका हमारे यहाँ बोलते हैं सच्चे। ठीक है, हमारे यहाँ साचे कहते हैं ना कि साचे कहियो, नहीं भैया हम साचे नहीं, हमारे बोलते सच्चे कहना। सच्ची सच्ची बताना, साचे साचे बोलियो, सच्चे सच्चे बताओ जल्दी से, है कि नहीं? यहाँ पे हमारे सच्चे बोलते हैं। कपाल, देखिए कपाल के लिए इसका उचित जो शब्द है वो कहते हैं सर को। ठीक है, आपके जो ये वाला इलाका है ना, खोपड़ी, कई जगह इसको खोपड़ी भी बोलते हैं। ठीक है, कई जगह इसको दिमाग भी बोलते हैं। कहते हैं ना, अब ये आपके वाक्य पे प्रयोग होने पर है, जैसे बोले यार कपाल मत खाओ मेरा, दिमाग मत खाओ मेरा, है ना। या फिर बोलते हैं कि अगर आपने एक गाना बहुत प्रसिद्ध हुआ था बीच में कि ठोक देंगे कट्टा कपाल में, इस तरह का। ठीक है, तो वहां पे कपाल मतलब वहां पे सिर का प्रयोग हुआ है। तो आपकी लोकल भाषा में उसको क्या बोलते हैं ये बताइएगा कमेंट सेक्शन में। आगे बढ़ते हैं। शब्द एक अर्थ अनेक। भैया शब्द एक है और उसके अर्थ अनेक हैं। ठीक है, यहाँ पे चर्चा ही इसी चीज की है कि एक शब्द दिया लेकिन उसके अर्थ अनेक है। रही मन पानी राखिए, बिनु पानी सब सून, पानी गए ना उबरे, मोती मानस चून। अच्छा, एक चीज और, इस दोहे का अर्थ बताने के पहले मैंने आपको व्याख्या में तो हालांकि बहुत डिटेल बताया है, यहाँ पे एक छोटा सा आपको ब्रीफ देके मैं एक और चीज आपको बताऊंगी इसको लेकर के। ठीक, यहाँ पे रहीमदास जी क्या कह रहे हैं? रहीमदास जी कह रहे हैं कि भैया पानी को राखिए, पानी को संभाल के रखना चाहिए, क्योंकि बिना पानी के सब कुछ सूना है। पानी के बिना क्या है? सब कुछ सूना है। पानी गए ना उबरे, पानी के बिना, पानी जब तक नहीं रहेगा तब तक क्या होगा? पानी के बिना कुछ नहीं होगा। किसका? मोती मानस चून का। मोती के रूप में जो पानी का प्रयोग किया गया है वो उसकी चमक से है। ठीक, मानुष के रूप में उसके चरित्र से, उसके व्यवहार से। अगर भाई देखिए, मोती से उसकी चमक चली गई है, मनुष्य से उसकी मनुष्यता ही, उसका जो कह सकते हैं कि जो
बेसिक एटिकेट्स है वही चला गया, उसका चरित्र चला गया। और चून यहाँ पे जो प्रयोग हुआ है, यहाँ पे कह रहे हो देखिए अर्थ अनेक वाली बात है, ठीक है। यहाँ पे मैंने भी आपको पढ़ाया है चूना, ठीक है, कि ये चूना से है, चूना से पानी चला गया है तो हर चीज बेकार हो जाता है चूना। लेकिन आप कई जगह पढ़ेंगे कि ये जो चून है, यहाँ पे ये चून का मतलब आटा भी है। ये दो तरह की चीजें हैं। यहाँ पे एक तो है भाई हमारा चूना, ठीक है, दूसरा इसका एक और अर्थ है जिसको कहता है आटा। अब यहाँ पे भाई अनेक अर्थ की बात ही हुई है ना, इसीलिए यहाँ पे ये दो तरह के अर्थ हैं। मैंने आपको चूना बताया है और एक होता है आटा। अब देखिए दोनों का अर्थ आप समझने की कोशिश करिए। अगर हम इसको चूना लेते हैं ऊपर वाला, तो क्या होता है, चूना बहुत गर्म होता है और उसमें जब तक हम पानी नहीं डालेंगे वो किसी प्रकार से इस्तेमाल में नहीं आ सकता, ठीक है। इसलिए मैंने यहाँ पे चूना पढ़ाया था। अब कई जगह इसको आटा भी कहते हैं। आटा से क्या तात्पर्य है, आटा में जब तक पानी नहीं जाएगा वो रोटी नहीं बनेगी, और रोटी जब तक नहीं बनेगी भाई इंसान खाएगा क्या, संसार ही नहीं चलेगा। बिना खाए पिए संसार चलेगा क्या, नहीं चलेगा। तो यहाँ पे वो बेसिक नेसेसिटी वाले जो वाटर है और जो पेट भरने की बात है आटा, उसकी बात कर रहे हैं, और ये चूना है। देखिए आटा का जैसे पूजा पाठ वगैरह में इस्तेमाल होता है तो वो बिना पानी के भी हो जाता है, लेकिन यहाँ पे जो आटे की बात हुई है, अब भाई इसका एक्चुअली वो किस सेंस में लिखा गया है ये तो भाई रहीमदास जी ही जान सकते हैं, लेकिन हम आपको इसका दोनों अर्थ बता देते हैं। भाई चूना का प्रयोग इसलिए क्योंकि चूना जो है वो बिना पानी के उसका जीवन ही व्यर्थ है, उसको हम किसी प्रकार से उपयोग में नहीं आ सकते हैं। और आटा जो है ये हमें ये दर्शा रहा है कि आटा मतलब पूरा कह लीजिए हमारे पूरा जो संसार चल रहा है वो इसीलिए। भाई लोग क्यों कमाते हैं, क्यों आप पढ़ाई कर रहे हो, क्योंकि बड़े होके कमाओ, कमाओगे क्या करोगे, खाओगे, खाओगे क्या, रोटी खाओगे ना। इसलिए बोला जाता है कि भैया लाइफ में जो भी ये साइकिल चल रही है, पढ़ाने के लिए आप पढ़ रहे हो ताकि आप पैसा कमाओ, ताकि पैसा कमाने के बाद फिर आप कमाओ और कमा के खाना ही है, ठीक है। तो बेसिक यहाँ पे वो बोला गया है कि और अगर खाने को ही नहीं मिले, अगर आपको चून नहीं मिले, चून मतलब आपको आटा ही नहीं मिले, तो भैया कैसे संसार चलेगा, आप ही बताइए। तो यहाँ पे जो चूने की बात हुई है वो आटे की भी हो सकती है और चूना की भी हो सकती है। अब आप सोचिए आपको क्या लगता है इसका सही क्या होगा, कमेंट सेक्शन में जल्दी से बताइए। कई जगह आप इसको चूना भी देखेंगे और कई जगह इसका उत्तर जो है वो आटा भी होगा। तो अब आप देखिएगा आपके स्कूल में क्या पढ़ाया जा रहा है, वो भी आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और आप प्रश्न पूछिए कि क्यों, अगर पूछ सकते हैं कि अगर मान लीजिए मैम ने आपको आटा नहीं बताया तो उनसे पूछेगा मैम क्यों, मतलब चून तो आटे को भी कहते हैं। तो जल्दी से आप बताइए आपको कौन सा आंसर सही लग रहा है, उसको कमेंट में बताइएगा। मैंने आपको इसका दोनों अर्थ समझा दिया है। चून यहाँ पे चूने के लिए भी प्रयोग हो सकता है, कई जगह आप देखोगे इसको आटे के लिए भी प्रयोग हो सकता है। अगर इनकेस एग्जाम में आता है और अगर आपके लग रहा है आपको, आपके पास टाइम है, तो एक लाइन लिख दीजिए, यहाँ पे चून या चूने के लिए भी प्रयोग है और आटे के लिए भी किया जा सकता है। भाई क्योंकि यहाँ पे यही है ना, एक शब्द के अनेक अर्थ। भाई शब्द एक है उसके अर्थ अनेक है कि नहीं, यहाँ पे उसी चीज की चर्चा हो रही है, इसीलिए मैं आपको यहाँ पे बता दी चूना वो जो दीवार पे लगता है वो वाला चूना भी है, और यहाँ पे ये चून मतलब आटा भी है। तो ये चीज याद रखिएगा, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा कि भाई हमने गलत पढ़ाया या आपने गलत पढ़ा। नहीं, आपने जो पढ़ा है वो भी सही है, ये जो है ये भी सही है, दोनों ही चलता है। अब एक्चुअली इसका क्या है भैया, वो तो भैया रहीमदास जी ही जान सकते हैं। तो अब ये तो था इसके दोहे का अर्थ। अगर भाई मोती की चमक चली गई, मनुष्य से उसका चरित्र चला गया, और चून मतलब आटे से अगर पानी खत्म हो गया, नॉर्मल H2O, तो भैया संसार नहीं चलेगा, सब कुछ बेकार हो जाएगा, व्यर्थ हो जाएगा, ठीक है। इस दोहे में पानी शब्द के 3 अर्थ हैं, सम्मान, जल और चमक। देखिए यहाँ पे चून का अर्थ जरूर 2 है, लेकिन दोनों में ही जल का ही बात की गई है, मतलब ये जल मतलब H2O, ठीक है, इसी की बात की गई है। तो यहाँ पे तो ये बिल्कुल भी डाउट नहीं है। मनुष्य में सम्मान, मोती में चमक और चून में जल की बात की गई है। बिल्कुल पानी के शब्द के 3 अर्थ दिए गए हैं। इसी प्रकार कुछ शब्द नीचे दिए गए हैं, आप भी इन शब्दों के 3-3 अर्थ लिखिए। आप इस कार्य में शब्दकोश, इंटरनेट, शिक्षक एवं अभिभावकों की सहायता भी ले सकते हैं। तो भैया आप तो बेस्ट मैग्नेट ब्रेन्स के पास हो, कहे टेंशन ले रहे हो किसी प्रकार की भी, हम आपके लिए सब कुछ लेके आए हैं, तो बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। ये वर्ड्स दिए हैं, इसके 3 अर्थ लिखने हैं,
तो कहीं भी आपको इन सब चीज़ों में ज़्यादा घूमने की ज़रूरत नहीं है, बस आप यूट्यूब पे आ गए हो, मैग्नेट ब्रेन्स को देख रहे हो, सफिशिएंट है। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो ज़रूर लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ये 4 वर्ड हैं और इसके आपको 3-3 अर्थ लिखने हैं। तो भैया जल्दी से इसके अर्थ पे आते हैं। पहला शब्द है कल। अब कल के 3 अर्थ। सबसे पहला आने वाला कल, आने वाला कल जो कल आएगा, हम कल की बात कर रहे हैं। कल मैं स्कूल जाऊंगा, मैं कल क्या करूंगा, स्कूल जाऊंगा। समय की एक अवधि, देखिए क्या होता है, एक कल हम उसको भी बोलते हैं जो बहुत फ्यूचर की बात होती है। एक तो हमने बोला कि कल आने वाला, एक हम एक अवधि की बात कर रहे हैं, इस टाइम से इस टाइम तक। तो जैसे हम यहाँ बोले हैं भविष्य के कल की चिंता करो, भविष्य का जो कल होगा मतलब आपके फ्यूचर का। भी आप क्लास 6 में हो, हम बोल रहे हैं आपसे बेटा भविष्य के कल की चिंता करो, मतलब भविष्य का कल मतलब जब आप नौकरी करोगे तब की बात कर रही हूँ। ठीक है, भविष्य के कल की एक अवधि की बात है। फिर एक कल क्या, पिछला दिन इतिहास में। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या वाक्य लिया है, कल की घटना याद है। ठीक है, मतलब जो कल बीत गया, जो चीज हो चुकी है उसकी घटने की बात है। ठीक है, फिर है पत्र। पत्र का में 3 तरह के क्या क्या उपयोग हैं। पहला लेखन का साधन, क्या है ये, लिखने का एक साधन है। मैंने एक पत्र लिखा, मैंने अपनी भावनाओं को लिखकर व्यक्त किया, तो ये क्या हो गया, पत्र है। मैंने क्या किया, लिख के अपनी एक भावनाओं को व्यक्त किया। फिर दूसरा क्या है, कागज पर लिखा संदेश। मुझे एक पत्र मिला, कहते हैं ना कि जो संदेश लिखा होता है उसको भी हम पत्र कहते हैं। कितने घोषणा पत्र हो गया, और इस तरह की चीजें पहले के जमाने में होता था ना कि भाई घोषणा हो रही है, सुनो सुनो सुनो, ये घोषणा पत्र हो गया, या फिर संदेश पत्र हो गया। तो एक वो भी एक पत्र ही कहलाता है। और तीसरा पत्र है पौधे का पत्ता। देखिए जैसे कई आपने सुना होगा कि जो पेड़ हैं, पौधे, उसके जो पत्ते होते हैं उसको भी हम पत्र कहते हैं। जैसे बेलपत्र होता है ना, यहाँ पे वाक्य भी यही है, बेल का पत्र पवित्र है। बेल के जो पत्ते हैं वो पवित्र हैं, पत्र उसको भी कहते हैं। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो भैया बढ़ते हैं अगले 2 शब्द। अगला शब्द है कर। कर क्या है, कर के 3 अर्थ। पहला अर्थ है हाथ। कहते हैं ना ईश्वर के आगे हमें कर जोड़ना चाहिए, हाथ जोड़ना चाहिए। हाथ कहते हैं ना कर को, मतलब कर के लिए एक शब्द हम, हाथ के लिए एक शब्द हम कर भी प्रयोग करते हैं। दूसरा क्या है, कार्य या क्रिया। ठीक है, उसको भी हम कहते हैं ना कर, काम को कर जल्दी से, वो वाला जो कर होता है मतलब करने को भी कहते हैं। यहाँ पे क्या है, मुझे यह काम करना है, ये जो कर आया है। ठीक है, मुझे ये काम करना है, काम को या फिर जो हमारा क्रिया है उसको करने के लिए भी हम बोलते हैं कार्य को किया है, तो उसके लिए भी हम क्या कहते हैं, कर का प्रयोग करते हैं, क्रिया है ये बेसिकली। फिर क्या है, एक कर होता है, यहाँ पे कर की राशि। कर की राशि मतलब यहाँ पे जो ये लिखा है ये मतलब आपका कर टैक्स से है। ठीक है, यहाँ पे जो कर की बात है वो टैक्स से है। भारत का आयकर, आयकर आय, आना, इनकम, और कर मतलब टैक्स। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का काम क्या है, भारत का आयकर विभाग करों को इकट्ठा करता है, करो मतलब टैक्स को। ठीक है, तो ये 3 अर्थ हो गए कर के। नेक्स्ट वर्ड है हमारा फल, चौथा वर्ड फल। फल क्या है, खाने योग्य वस्तु, एक वो फल जिसकी हम बात कर रहे हैं, खाने वाला। ठीक है, तो यस एक सेब एक फल है। ठीक है, यहाँ पे किसकी बात की गई, सेब की, ये खाने का फल है, ये जो है खाने के फल की बात हुई है। ठीक है, खाने योग्य वस्तु। तीर का अगला हिस्सा, भाई तीर का जो होता है ना अगला हिस्सा, उसको भी फल कहते हैं। तीर का फल नुकीला होता है, कई बार इसमें आप सुने होंगे ऐसा बोला जाता है। जो तीर का आगे वाला हिस्सा होता है ना उसको फल कहते हैं। फिर कहते हैं किसी प्रयास का परिणाम, भाई मेहनत का फल सफलता होता है, मतलब जब हम कहते हैं ना परिणाम मिलता है किसी चीज का, जो रिजल्ट होता है उसको भी हम फल कहते हैं। तो भाई ये थे इसके कुछ अर्थ जो 3 थे। ऐसे और कौन कौन से शब्द हैं आप बताइए और कमेंट करिए जिसके अलग अलग शब्द हो सकते हैं। तो भैया ये थी हमारी क्लास 6 के एनसीईआरटी बुक का जो पार्ट 5 था, दोहे रहीम जी के, उनके प्रश्न उत्तर एनसीईआरटी सॉल्यूशन। मुझे ऐसी उम्मीद है कि आपको अभी तक पूरी चीजें समझ आ गई होंगी, और यदि अभी भी कोई डाउट हो, किसी प्रकार की समस्या हो, तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बहुत ही कायदे से कुछ भी पूछ सकते हैं जो कि पढ़ाई से रिलेटेड हो। ठीक है,
पढ़ाई से रिलेटेड कोई बात हो तो भाई ज़रूर करिएगा, हम आपके सारे कि मेरा टारगेट है भाई, मैंने आपको पहले ही बोला था, आपके तमाम प्रश्नवाचक चिन्ह को हम पूर्ण विराम में बदलेंगे। हिंदी से रिलेटेड तो भाई बिल्कुल टेंशन की बात नहीं है, मैं आपकी हिंदी अध्यापिका आद्या मैम हूँ। बिल्कुल आप हमसे मैग्नेट ब्रेन्स पे जुड़ सकते हैं, आप चाहो तो हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी जुड़ सकते हो, और या फिर अगर आप सीबीएसई बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड या फिर बिहार बोर्ड से हो तो आपके पूरे सिलेबस को 6 से लेकर के 12th हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए एंड किंडरगार्टन से लेकर के 12th तक इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से हाई क्वालिटी कंटेंट के साथ फ्री में हम लेके आए हैं आपके लिए। अगर वीडियो देखना है आप हमारा यूट्यूब चैनल देख सकते हैं या फिर आप हमारी वेबसाइट को भी एक्सेस कर सकते हैं, और नहीं तो भैया मोबाइल में एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर लो मैग्नेट ब्रेन्स का, क्योंकि आपको हर तरह से जो मैग्नेट ब्रेन्स है आपके पूरे पढ़ाई की जर्नी में कंप्लीट साथ देने वाला है। एडिशनल हम आपको क्रैश कोर्सेज और आपके स्किल्स को अपलिफ्ट कराने के लिए वैदिक मैथ्स जैसी चीज़ों को भी इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, तो बिल्कुल भी परेशान मत होइए, पढ़ाई बहुत ही अच्छे तरीके से हंसते हंसते चलेगी, ठीक है, किसी प्रकार का टेंशन नहीं लेना है, आपको हाई क्वालिटी कंटेंट मिलेगा। पढ़ाई हमारी जिम्मेदारी है, आपको पढ़ना है। कमेंट करिए, लाइक करिए, और जहाँ भी दिक्कत हो हमसे ज़रूर जुड़िए। आपके तमाम, मैं बार बार कह रही हूँ, प्रश्नवाचक चिन्ह पे पूर्ण विराम लगाने के लिए मैं आपकी हिंदी अध्यापिका आद्या मैम। जय हिंद और जय हिंद की हिंदी।